आज हम पढ़ेंगे यूनिट 5 का जो अंतःस्रावी तंत्र है चैप्टर 2 उसका पार्ट 2 देखेंगे, जो कि है पीयूष ग्रंथि की संरचना, कार्य एवं विकार के बारे में जानेंगे। अब हम बात करेंगे पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि। इसे ही क्या कहा जाता है? हाइपोफाइसिस। और ये कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में, यहाँ पर इस पार्ट में पाई जाती है। और इसे एक और नाम से जाना जाता है, वो क्या है? मास्टर ग्रंथि। अब जो पीयूष ग्रंथि है उसे मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह एक ऐसी ग्रंथि है जो अपने स्राव के द्वारा दूसरों पर नियंत्रण रखती है और साथ ही कहाँ पर पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। अब हम यहाँ पे देखें कि जो पीयूष ग्रंथि है, यहाँ मस्तिष्क में यहाँ पे छोटी सी एक प्रकार से स्पष्ट नहीं दिख पा रही है, तो हम यहाँ पे उसे विस्तार में या बड़ा करके देखेंगे तो वो इस प्रकार दिखती है। और ये किससे जुड़ी होती है? एक हाइपोथैलेमस भाग होता है मस्तिष्क का, उससे जुड़ी होती है। तो हाइपोथैलेमस के नीचे होती है, उसे क्या बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि। ये पीयूष ग्रंथि एक प्रकार से 2 भागों में डिवाइड होती है। मैन तो यहाँ पे देखें तो 3 भागों में, लेकिन ये और ये वाला जो भाग होता है वो एक ही में मिल जाता है। जैसे कि ये वाला भाग है, इसे हम क्या बोलते हैं? अग्र पीयूष। और जो इसका पीछे वाला भाग होता है उसे बोलते हैं पश्च पीयूष। और ये इन दोनों को डिवाइड करने वाली एक रेखा पाई जाती है, इसे हम क्या बोलते हैं? पार्स इंटरमीडिया या मध्य पीयूष। अब यहाँ पे 3 भाग तो दिख रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि बचपन में तो 3 भाग होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वयस्क अवस्था आती है तो ये अग्र पीयूष और जो पार्स इंटरमीडिया है ये एक ही में संलयित हो जाते हैं। इस प्रकार से जो पीयूष ग्रंथि होती है उसके 2 भाग होते हैं, अग्र पीयूष और पश्च पीयूष। अब जो अग्र पीयूष होती है इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एडेनो हाइपोफाइसिस। और इससे कितने हार्मोन निकलते हैं? तो इससे निकलते हैं 6 हार्मोन। और पार्स इंटरमीडिया या जिसे हम बोलते हैं मध्य पीयूष, इससे कितने हार्मोन निकलते हैं? 1 हार्मोन निकलता है। और जो पश्च पीयूष होती है इसे हम क्या बोलते हैं? न्यूरो हाइपोफाइसिस। और इससे कितने हार्मोन निकलते हैं? तो इससे 2 हार्मोन निकलते हैं। अब हम जानेंगे कि जो अग्र पीयूष ग्रंथि होती है या एडेनो हाइपोफाइसिस, इससे जो 6 हार्मोन निकलते हैं वो कौन कौन से हैं? तो पहला हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन, इसे हम क्या बोलते हैं? वृद्धि हार्मोन, और इसका शॉर्टकट फॉर्म है GH। दूसरा हार्मोन है प्रोलैक्टिन हार्मोन, और इसका शॉर्टकट फॉर्म है PRS। इसका जो थर्ड हार्मोन है वह है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसका शॉर्टकट फॉर्म क्या है? TSH, और इसे हिंदी में बोलते हैं थायराइड प्रेरक हार्मोन। अग्र पीयूष ग्रंथि का फोर्थ हार्मोन है एड्रेनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जिसे हम बोलते हैं शॉर्टकट फॉर्म ACTH। इसी के साथ 5वां हार्मोन है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या पुटिकी प्रेरक हार्मोन, जिसे शॉर्टकट फॉर्म में बोलते हैं हम FSH। और जो 6वां है वो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसे हम क्या बोलते हैं? LH। तो इस प्रकार से थे अग्र पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले जो 6 हार्मोन्स हैं। इसके बाद हम जानेंगे एक एक करके इनके बारे में विस्तार से। अब हम क्या जानेंगे कि जो ये हार्मोन है इनका कार्य क्या होता है। तो जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है इसका कार्य क्या होता है कि जो दुग्ध ग्रंथि होती है उससे दुग्ध संश्लेषण करता है, वह दुग्ध स्त्रावण में सहायक होता है। इसी के साथ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या TSH, जिसे हम क्या बोलते हैं? थायराइड प्रेरक हार्मोन। जिस नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जो थायराइड ग्रंथि होती है उसका उत्प्रेरण करता है, मतलब कि उस थायराइड ग्रंथि से जो थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है उसको उत्प्रेरित करता है। जैसे कि हमने पढ़ा था ना कि जो मास्टर ग्रंथि कहते हैं क्योंकि जो दूसरे अंगों पर भी नियंत्रण रखता है। तो जो पीयूष ग्रंथि है एक प्रकार से इसके जो हार्मोन्स अग्र पीयूष के, वो किस पर नियंत्रण रख रहे हैं? एक प्रकार से जो थायराइड ग्रंथि है उस पर भी नियंत्रण रख रहे हैं। और फिर बात करें एड्रेनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन की, जिसे हम बोलते हैं ACTH। ये क्या करता है? जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है, मतलब कि जो किडनी होती है, किडनी के ऊपर जो छोटी छोटी ग्रंथि होती है उसे हम क्या बोलते हैं? अधिवृक्क ग्रंथि। तो उन ग्रंथि का क्या करता है? उत्प्रेरण करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? अधिवृक्क वल्कुट। और जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है FSH, और जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है क्या? LH। इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। इन दोनों का कार्य क्या होता है कि यह जन अंगों में कार्य करते हैं, जैसे कि पुरुषों में वृषण पर कार्य करते हैं और स्त्रियों में अंडाशय पर कार्य करते हैं। अब हम बात करेंगे GH या ग्रोथ हार्मोन, जिसे हम बोलते हैं वृद्धि हार्मोन। जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है कि ग्रोथ हार्मोन मतलब कि किससे रिलेटेड है? वृद्धि से रिलेटेड है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो ग्रोथ हार्मोन है वो क्या करता है? शारीरिक वृद्धि करवाता है। अब शारीरिक वृद्धि में क्या हो सकता है? जैसे कि लंबाई बढ़ना, अस्थियों का बढ़ना, हड्डियों का बढ़ना और मांसपेशियों का बढ़ना, ये शामिल है। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो वृद्धि होती है, वृद्धि का मतलब है कि सिर्फ शारीरिक वृद्धि से, ना कि मानसिक वृद्धि से। तो हम कह सकते हैं कि यह जो ग्रोथ हार्मोन है वो केवल शारीरिक वृद्धि को दर्शाता है, ना कि मानसिक वृद्धि को। ग्रोथ हार्मोन या वृद्धि हार्मोन, इसका दूसरा कार्य होता है उपापचय क्रिया में एक प्रकार से कार्य करना। जैसे कि उपापचय क्रिया क्या होती है? शरीर की उपापचय क्रिया होती है। उपापचय क्रिया जो हमारे शरीर में वसा का बनना, कार्बोहाइड्रेट का बनना टूटना, प्रोटीन का बनना टूटना, ये सब उपापचय में आते हैं।
और ये सब उपापचय क्रिया कहलाती हैं। जैसे कि शरीर के अंदर भोज्य पदार्थ टूट रहे हैं या बन रहे हैं, तो उनसे रिलेटेड चीज़ें क्या कहलाती है, उपापचय कहलाती है। अब हम यहाँ जानेंगे कि जो जीएच या ग्रोथ हार्मोन है वो कैसे भूमिका निभाता है किसमें, उपापचय क्रिया में। अब देखिए जो उपापचय क्रिया में कैसे भूमिका निभाता है, तो इसमें हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की। तो ये क्या करता है, तो जो ग्रोथ हार्मोन है वह कार्बोहाइड्रेट के केस में क्या करता है कि हमारे शरीर में जो रक्त होता है उसमें रक्त शर्करा, क्योंकि रक्त में जो शर्करा की मात्रा है उसको बढ़ा देता है। अब यहाँ पे शर्करा जैसे कि क्या जाएगा, ग्लूकोज, मतलब कि ग्लूकोज या इसको बढ़ा देता है। उपापचय में अब ये वसा के साथ क्या करता है, तो यह वसा को तुड़वाता है या वसा का अपघटन करता है, जैसे कि हम क्या बोलते हैं कि ऑक्सीकरण, या हम बोल सकते हैं कि वसा का ऑक्सीकरण करवाता है। और प्रोटीन के केस में क्या होगा, तो प्रोटीन के केस में यह प्रोटीन बनवाता है, या हम बोल सकते हैं कि प्रोटीन का संश्लेषण करवाता है। कौन, तो ग्रोथ हार्मोन। इस प्रकार से हमने देखा कि ग्रोथ हार्मोन उपापचय क्रिया में कैसे सहायक होता है। तो कार्बोहाइड्रेट के केस में क्या होता है, ये रक्त में शर्करा की मात्रा को बढ़ा देता है, और वसा में वसा का अपघटन या ऑक्सीकरण करता है, और प्रोटीन के केस में ये प्रोटीन बनवाता है या प्रोटीन का संश्लेषण करता है। अब हम जानेंगे कि जो जीएच या ग्रोथ हार्मोन है जिसे हम बोलते हैं वृद्धि हार्मोन, अब इसकी कमी और इसकी अधिकता से कौन से विकार होते हैं या डिसऑर्डर होते हैं। तो हम जानेंगे यदि जीएच हार्मोन यदि कम हो, यदि उसकी मात्रा अल्प स्त्रवण मतलब कि कम मात्रा में रिलीज हो, या फिर बोल सकते हैं कि जीएच हार्मोन की कमी होती है, तब क्या होता है, जिससे बोनापन होता है, उसे क्या बोलते हैं, ड्वार्फिज। एक प्रकार से ये क्या विकार है। और बोनापन का मतलब क्या है कि एक प्रकार से शारीरिक वृद्धि का रुक जाना। यहाँ पे वृद्धि का रुक जाना मतलब सिर्फ शारीरिक वृद्धि से, ना कि मानसिक वृद्धि से। इसका मतलब क्या है कि मान लो जिस व्यक्ति में इसकी कमी होती है वह शारीरिक रूप से तो एक प्रकार से उसमें कमी होगी किसकी, चीज़ हार्मोन की, मतलब बोनापन होगा, लेकिन वह मानसिक रूप से स्वस्थ होगा। अभी तो देखा हमने कमी के बाद, यदि कमी हो जाती है तो क्या होता है। अब हम देखेंगे यदि इसकी अधिक मात्रा हो जाती है किसकी, ग्रोथ हार्मोन की, या अति स्त्रवण होने लगता है। हम देखें कि बच्चों में उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। बच्चों में यदि यह बचपन में अधिक निकलने लगे तो क्या होगा, शरीर बहुत ज़्यादा वृद्धि कर जाएगा। मतलब कि हाइट जो होती है मैक्सिमम 6 फीट होनी चाहिए, लेकिन 7 फीट से भी अधिक मतलब बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसके कारण क्या होता है कि इस मतलब बच्चों में जाइजेंटिस रोग हो जाता है। जाइजेंटिज्म को क्या बोलते हैं हम, अधिकारिता। ये ज़्यादातर किस में देखा गया है, जैसे कि आपने खली का नाम सुना होगा या देखा होगा मूवीज़ में, तो एक प्रकार से उन्हीं के जैसे बड़ा शरीर वाला हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम कि वयस्क में इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो वयस्क में यदि ये ज़्यादा हो जाता है, मान लीजिए कितने 25-35 साल में ज़्यादा हो जाए, तो उसमें क्या होगी, हाइट नहीं बढ़ेगी, बल्कि वयस्क में ज़्यादा हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं, एक्रोमेगाली। अब जो एक्रोमेगाली होता है वो क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें हाइट तो नहीं बढ़ती, बल्कि हाइट क्यों नहीं बढ़ती, क्योंकि जो हमारी हड्डियों में जो मतलब कि हाइट बढ़ाने वाली जो कोशिकाएं होती हैं वो एक प्रकार से नष्ट हो जाती हैं। तो इसमें वयस्क में यदि जीएच हार्मोन कितना भी स्त्राव हो तो उसके कारण क्या होगा, हाइट तो नहीं बढ़ेगी बल्कि कुछ और परिवर्तन आते हैं, जिससे हम क्या बोले, एक्रोमेगेली। इसमें क्या होता है कि जो जबड़े हो जाते हैं वो बड़े व भारी हो जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि विकार हम डिसऑर्डर दिख रहे थे, तो अल्प स्तर कमी होगी तो क्या हो जाएगा, बोनअपर, जिसे हम बोलते थे ड्वार्फिज्म। और अधिकता हो जाएगी बच्चों में तो उसे बोलते हैं जाइजेंटिज्म, और वयस्क में हो जाएगा एक्रोमेगेली। ये कुछ प्रकार के रोग या विकार है। अभी तक हमने जितना पढ़ा उसके बेस पे हम कुछ क्विज देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि एफएसएच स्त्रावित होता है, पहला पिट्यूटरी के अग्रलोब से, दूसरा हाइपोथैलेमस से, तीसरा गोनेट्स या जननांगों से, और चौथा है पिट्यूटरी के पश्चलोब से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पिट्यूटरी के अग्रलोब से। दूसरा क्वेश्चन है कि गोनेडोट्रोपिक हार्मोन स्त्रावित होते हैं, ऑप्शन ए पिट्यूटरी के अग्रलोब से, ऑप्शन बी टेस्टिस की इंटरटिशियल कोशिकाओं से, ऑप्शन सी एड्रिनल कॉर्टेक्स से, और डी थायराइड के पश्च भाग से। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं जिससे पता चलेगा आपको कितना समझ आया। इसी के साथ थर्ड क्वेश्चन है कि एलएच और एफएसएच को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए सोमेटोट्रोपिन्स, ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन सी गोनेडोट्रोपिन्स, और ऑप्शन डी है ल्यूटियोट्रोपिक। तो इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। Thanks for watching everyone. I your friends give me answer in comment for question second and third.